यहाँ तिरंगा झंडा लहराएगा तो बम्बों से उड़ा देंगे। हमने कहा यही लहराएंगे, उन्होंने 5 बजे मेरे घर में बम फेंक दिया। मेरा जिंदगी का सारा सफर अभी तक हॉस्पिटल के अंदर बम गोलियों को झेलते हुए। कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गरदारों से। बातें कड़वी है, मेरे सिख भाइयों को तकलीफ जरूर होगी। पहले आप ही भिंडरावाले को अंदर घुसेड़ा, फिर खुद ही हमला किया, फिर 400 सीटों से जीत गई। क्या कमाल है। गुरुद्वारा साहब के अंदर सरदार कम हिंदू जारा जाता है। ये तुम्हारी सोच है, तुम्हारी सोच घटिया है, तुम्हारी सोच छोटी है। जिसने गोली चलानी चलाए, जिसने बम चलाना मेरे पे चलाए, कोई दिक्कत नहीं। हम फांसी के रास्ते को चूमेंगे, भगत सिंह जी कहते थे। आने वाली जनरेशन को आज़ादी देके जाएंगे, हिंदू नहीं ना सिख। मेरे भाई पॉलिटिशियनों ने ऐसा गेम खेला, उनको पता नहीं था गेम इतना खतरनाक होगा कि आने वाली जनरेशन उसका भुगतान भुगतेगी। स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं, उन्होंने भारत माता की हिफाजत के लिए 13 से ज्यादा टेररिस्ट अटैक्स का सामना किया है और 3 बॉम्ब ब्लास्ट का भी, जिसमें दुर्भाग्यवश इन्होंने अपने शरीर के कई अंग तक खो दिए। इनकी देशभक्ति की मिसाल आज हर भारतीय शहीद भगत सिंह से करता है और इन्हें गर्व से जीवित शहीद का दर्जा दिया गया है। वेलकम मनिंदरजीत सिंह बिट्टा सर, जो पीवी नरसिम्हा राव के समय में प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूथ कांग्रेस रह चुके हैं, पंजाब में बेअंत सिंह की सरकार के एक मिनिस्टर रह चुके हैं और इनका एक बहुत ही बड़ा रोल था खालिस्तान मूवमेंट के अगेंस्ट फाइट करने में, जो कि इनके लिए एक बहुत ही जोखिमों से भरा सफर रहा है। इवन आज भी ये टेररिस्टों के मोस्ट वांटेड लिस्ट में आते हैं और इसीलिए सरकार ने इन्हें Z+ सिक्योरिटी प्रोवाइड की है इनकी हिफाजत के लिए। आज ये ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन हैं और इंडिया को सुरक्षित रखते हैं सभी टेररिस्ट थ्रेट से। ही ओपनली क्रिटिसाइजेस खालिस्तान मूवमेंट और ऐसे ही सारे अलगाववादी मूवमेंट्स। बहुत ही बड़े देश प्रेमी बट हार्डकोर नेशनलिस्ट है, मगर साथ ही में दिल से कांग्रेसी है। एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन, और इसीलिए मैं पर्सनली इनके विचारों से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हुआ हूं। एंड आई ट्रूली थिंक अगर हर भारतीय की इनके जैसी सोच हो गई ना, तो भारत को अपनी बुलंदियों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। और इसीलिए मैं प्लीड करूंगा हर भारतीयों को यह पॉडकास्ट एकदम अंत तक देखना चाहिए और अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि यह मिसाल सभी तक पहुंचे। जय हिंद। लेट्स स्टार्ट विद द पॉडकास्ट, स्टार्टिंग विद हिज स्टोरी। नमस्ते सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट में आने का। आप एक बहुत हार्डकोर नेशनलिस्ट हो जो युवाओं को जगा रहा है, युवाओं के अंदर देश के प्रति एक प्यार लेके आ रहा है। और इसी लड़ाई में आप पर बहुत बार हमले भी हो चुके हैं, जानलेवा हमले हो चुके हैं। तो जैसे 14-15 असॉल्ट्स आप पर हो चुके हैं, 2-3 टाइम्स आप पर बॉम्ब ब्लास्ट भी हो चुके हैं। तो ये सब एक्चुअली में हो क्यों रहा है, कौन करा रहा है, इसके पीछे की थोड़ी स्टोरी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? सवाल ये है कि कौन करा रहा है, क्यों हो रहे हैं, ये बहुत बड़े सवाल है। मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरा जिंदगी का ये सफ़र हॉस्पिटल के अंदर बम्बों गोलियों से, क्राइसिस पे और बम गोलियों को झेलते हुए पंजाब की अमन शांति के लिए, देश की अमन शांति के लिए, चाहे नक्सलिज्म हो, चाहे अफजल को फांसी दिलाने का मुद्दा हो, चाहे कसाब को फांसी दिलाने का मुद्दा हो, मेरा ज़िंदगी का सारा सफ़र अभी तक इस संघर्ष में निकला। और सबसे बड़ी दुख की बात है, अमन शांति तो पंजाब में हमने कर दिया, पर क्या 36,000 लोगों के पंजाब में 7-8 साल में शहीद होने के बाद 36,000 थोड़े नहीं होते। उसमें 19,000 हिंदू भाइयों का शहीद होने के बाद गांव के गांव खाली हो चुके थे। बम्बों गोलियों से लोग 1947 की तरह
पंजाब छोड़ के, पंजाब से बाद को हरियाणा, को महाराष्ट्र, को विदेश में सारे परिवार खिलर गए। माँ बाप से बच्चे अलग हो गए, भाई बहन से अलग हो गए। सब कुछ अपनी आंखों से देखा, खून की नदियां बहती हुई देखी। जब ये जंग शुरू हुई थी, उससे पहले तक पंजाब बहुत अच्छा था, टेररिज्म नहीं था, पूरी अमन शांति थी, डेवलपमेंट थी, विकास था। पंजाब को सोने की चिड़िया कहा जाता था। पर जब कांग्रेस की लीडरशिप ने एक भिंडरावाला तैयार किया, भिंडरावाला एक्चुअली एक गुरुद्वारे के पाठ करने वाले, गुरु महाराज को मानने वाले व्यक्ति थे। को मैं नहीं कह सकता कि उनको को करैक्टर पे कोई दाग था, ऐसा नहीं था, है ना। जो सच्चाई है, बड़ी अदब से पाठ पूजा करते थे गुरु महाराज की। पर जब राजनीतिक लोगों के हाथों में इंसान चढ़ जाता है, उनके गंदे खेल में फंस जाता है, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति ने तो हर चीज में पॉलिटिक्स करनी है। देश का नुकसान हो, रिलीजन पे भी, पब्लिक का नुकसान हो, बर्बादी हो देश की। बड़े चंद लोग हैं नरेंद्र मोदी जैसे जो कहेंगे मैं देश का नुकसान नहीं होने दूंगा। ज़्यादा तौर पे होता है कि पॉलिटिशियन ये कहता है मुझे अपना बेनिफिट चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे कुर्सी चाहिए, मुझे सत्ता चाहिए। मैं कौन सा शतरंज का खेल खेलना है, ये शतरंज पड़ी ना आपके ये वाली, ये शतरंज का खेल कैसे खेलना है जिससे मुझे आने वाले टाइम पे सत्ता प्राप्त हो। उसमें 2 लाख लोग मारे जाएं, 50,000 मारे जाएं, 36,000 मारे जाएं, ट्रेनों से निकाल के लोगों को मारा जाए, सिख लोगों को छोड़ दिया जाए, जिस सिख के सिर में पगड़ी नहीं थी हिंदू समझ के उसको भी लाइन में खड़ा करके मार दिया जाए। इसके नतीजे क्या निकलेंगे 25-30 साल बाद? कौन इसको भुगतेगा, कौन सी जनरेशन भुगतेगी? उसको पॉलिटिशियन से कोई लेना देना नहीं होता। उसका यह है कि इस व्यक्ति को खड़ा करेंगे, और एक अकाली दल है, उसका गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जिम्मेदारी है, उस पर इसको बिठा देंगे, सरकार की सपोर्ट होगी, मजबूत कर देंगे, सदा राज करेंगे। कहानी तो इतनी थी। पाकिस्तान तो बाद में आया। तो जब उसको तैयार कर दिया गया, तो जब पूरी भीड़, जब देखो मीडिया किसी चीज को हाईलाइट कर देता है, अन्ना हजारे आंदोलन था, हाईलाइट हुआ, लोग पीछे लग गए, क्योंकि लोग तो आजकल समझते नहीं ना, लोग तो बल्ले 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 बल्ले, बस हो गया बस। पता नहीं अब अपन दूसरा भगत सिंह जी आगे, दूसरे महात्मा गांधी जी आगे। पब्लिक है, भावुक है, पब्लिक भावुक है ना। तो पब्लिक पीछे लग गई। जब लग गई तो फिर भिंडरावाला हाथ से निकल गया। फिर आ गया खालिस्तान का नारा। एक्चुअली खालिस्तान का नारा तो पहले से ही सुर्खियों में कांग्रेस के नेताओं ने दिया था, किसी को खड़ा कर दिया, पर वो करते करते उनके हाथ में जब आ गया, उन्होंने हरमंदिर साहब को किला बना लिया। फिर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम शुरू हो गया। फिर हम बचपन के अंदर, जहाँ से हमारी जंग शुरू हुई, हमारा जहाँ घर है उसके साथ ही जलियांवाला बाग है, उसके साथ ही हरमंदिर साहब है, थोड़ा फासला है। तो हम अपने ग्रैंडफादर के साथ हरमंदिर साहब जाया करते, अपना जलियांवाला बाग जाया करते थे। 7 साल की उम्र होगी, वो वॉक करने जाते थे, शाम का टाइम था, बुजुर्ग थे। तो एक दिन मैं उनको पूछा ये दीवारों पे निशान किस चीज़ के हैं? उन्होंने कहा ये जनरल डायर की गोलियों के निशान है, देश की आज़ादी मांगने वालों के ऊपर गोलियां चलाई थी। फिर उन्होंने किताब ला के दी, जलियांवाला बाग की पढ़ी, भगत सिंह जी की ला के दी, पढ़ी, और ला के दी। महीना 2 महीने लगे, फिर मैंने हाथ पकड़ा और वहीं शपथ ले ली कि आज़ादी की हम रक्षा करेंगे उस लाल मिट्टी पे। बड़े हुए, स्कूल में ही थे, 15 अगस्त और 26 जनवरी मनानी शुरू की अपने नौजवानों के साथ। मनाते मनाते एक वक्त ऐसा आया जब भिंडरावाला हरमंदिर साहब में कब्जा कर लिया। ये भिंडरावाला और ये हम। अब आ गई 15 अगस्त, ये आज़ादी का दिन। अंदर से चैलेंज आया, चैलेंज भी पुलिस स्टेशन में आया। एक पुलिस SHO था, सब इंस्पेक्टर होते थे, चमन लाल,
कि बिट्टा को बोलो यहाँ तिरंगा झंडा लहराएगा तो बम्बों से उड़ा देंगे। वो मेरे पास आए कि रास्ते को बदल लो। मैं कहा ना, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के खून से बना हुआ है तिरंगा झंडा, राष्ट्र का गौरव है। इस दिन हमें आज़ादी मिली थी। कहते वो बम फेंकेंगे, तो मैं कहा मैंने शपथ ली थी जलियांवाला बाग में, कभी जिंदगी में वक्त मिला, भारत माँ ने कृपा की, इस आज़ादी के तिरंगे झंडे की, आज़ादी की रक्षा करेंगे। मुझे नहीं पता था कि मेरा इम्तिहान इतनी जल्दी आएगा, मेरा इम्तिहान है ये, है ना। तो हमने कहा यहीं लहराएंगे। उन्होंने 5 बजे मेरे घर में बम फेंक दिया। इसलिए फेंक दिया 15 अगस्त आज़ादी के दिन की आज़ादी की रक्षा हम ना कर सकें, हम आज़ादी का दिन ना मना सकें। जब 12 बजे तिरंगा झंडा लहराने लगे, फिर नौजवान कुछ आए मेरे जैसे थे, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी थी, रिवॉल्वर लेके आए, 2 रिवॉल्वर थे और पॉम्पलेट थे। पॉम्पलेट में के उसमें लिखा था खालिस्तान जिंदाबाद। जब वो खालिस्तान जिंदाबाद बोलने के रिवॉल्वर पकड़ के उनके मुंह को बंद कर दिए, जिंदाबाद नहीं बोलने दिया। खैर पुलिस ले गई। फिर वो अंदर से आए, उनका अंदर बहुत माहौल होता था, हम तो उनके मुकाबले कुछ भी नहीं थे। अंदर से फिर किरपाने लेके आए। हमारा एरिया टोटल किरपानों और कपड़े की दुकानों का था। हमारे नौजवानों ने भी किरपाने निकाल ली। इधर वंदे मातरम, भारत माता की जय बोले सोनेहाल, वो खालिस्तान के नारे थे। तो बीएसएफ वालों ने लाल झंडा गाड़ दिया, इधर से उधर जाएगा गोली चलाएंगे। फिर हम 5 बजे तक तिरंगे झंडे की रक्षा करते रहे। जो शुरुआत की आप बता रहे क्यों कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा आप तिरंगे झंडे को उतार के आग लगा देंगे। तो हम नौजवान तिरंगे झंडे के नीचे पहरा देते रहे, वंदे मातरम बोलते रहे। 5 बजने लगे, सूरज ढलने लगा, हमने तिरंगे झंडे को उतारा, बोले सोनेहाल वंदे मातरम, भारत माता की जय करते ही उस तिरंगे झंडे की रक्षा की। उसके बाद फिर हमारी जंग शुरू हुई। जब वो ट्रेनों से बसों से निकाल करके सिख भाइयों को छोड़ देते थे, जिस सरदार के सिर में पगड़ी नहीं थी उसको भी गोलियों का निशाना बना देते थे। 5 बजे के बाद कोई भी माँ ये सोचती थी कि अगर 5 बज गए, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा ससुर वापस आएगा या नहीं आएगा, या गोलियों का शिकार हो जाएगा। ये हालात थे। तो हम उस वक्त लोगों को जगाने लगे। लोग इतने खौफ में आ चुके थे। तिरंगा झंडा लेकर के 2 बसें भर के, अपने जो कपड़ों का पहरावा था, वाइट निक्कर, वाइट शर्ट, रेड टर्बन ब्रिगेड, वाइट जूते, वाइट जुराब, तिरंगा झंडा लेके निकलते थे। लोग गांव के हमारे साथ नहीं होते थे, क्योंकि जो हमारे काफिले में चलेगा वो मार दिया जाएगा, ये ऐलान था उनका। तो हम लोगों को अवेयरनेस पैदा करते थे पूरे पंजाब के अंदर। धीरे धीरे बढ़ते गए। तो फिर उनके हमले हमारे पे शुरू हो गए कि हम खालिस्तान चाहते हैं, उनके पीछे पाकिस्तान था, ये हमारे मिशन को तोड़ रहे हैं। हमारा मिशन था पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान एक रहेगा। खालिस्तान न कभी बना था न कभी बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह हमारी लाशों पे गुजर जाएगा। हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा। ये हमारी लड़ाई की शुरुआत थी। तो सर, ये जो खालिस्तान का मूवमेंट था, ये मतलब इंडिपेंडेंस के बाद ही स्टार्ट हो गया था, जब पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान इंडिया बना, या उसके बाद धीरे धीरे करके सुर्खियां पकड़ने लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अपना बचपन, अपनी जवानी में सब कुछ देखा है। बड़ा सुंदर पंजाब था। बॉर्डरों पे लोग आते जाते थे, है ना। बॉर्डर उस वक्त इतने सख्त नहीं होते थे। ये बॉर्डर है, ये इधर लोग खड़े हैं, लोग इधर से इधर भी के चले जाते थे। उस वक्त कांटे वाली तार तो होती नहीं थी। ये तो एक कुर्सी सत्ता के लिए पॉलिटिशियनों ने ऐसा गेम खेला, उनको पता नहीं था गेम इतना खतरनाक होगा कि आने वाली जनरेशन उसका भुगतान भुगतेगी। और आज भुगत रहे। आप पंजाब खाली हो गया। माँ बाप के बच्चे विदेशों में चले गए, 2-2 एकड़ जमीन बेच करके माँ बाप अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। वहां नौकरी है नहीं है वो बाद में जाने, यहाँ है तो यहाँ नशेड़ी बन रहे हैं। कुछ अमृतपाल जैसे लोग निकल के कहते खालिस्तान बनो, फिर AK-47 पकड़ाएंगे। तो जो बीज बोया गया, मेरा कहने का ये मतलब है कि जो पॉलिटिशियन राष्ट्र के लिए समर्पण होता है, जैसे मोदी जी हैं, राष्ट्र के लिए समर्पण। मैं बीजेपी का नहीं हूँ,
मेरा मकसद राष्ट्र है सिर्फ। मैं बनूं ना बनूं, मेरा मकसद राष्ट्र है। तीसरी बार बने, मेरा मकसद राष्ट्र है। मैं राष्ट्र से कंप्रोमाइज नहीं करूंगा तो हालात खराब हो ही नहीं सकते। तो जब हमारा मकसद राष्ट्र है ही नहीं पॉलिटिशियन का, हमारा मकसद ही कुर्सी सत्ता है, हमारा मकसद ही पैसा है, हमारा मकसद ही है कि मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद है, गिरजाघर हैं, उनका मत्था बाद में देखो, बाद पहले इनके होर्डिंग देखो, जैकेट में रुमाल निकली हुई, कुछ स्लोगन लिख दो, भारत एक धर्म अनेक होर्डिंग के साथ, भारत माता की जय, वंदे मातरम, तेरा वैभव अमर रहे माँ। क्या किसी पॉलिटिशियन के होर्डिंग के ऊपर जहां उसकी तस्वीर होती है, क्या भगत सिंह की तस्वीर देखी, क्या राजगुरु सुखदेव जी की तस्वीर देखी, क्या कोई स्लोगन का नारा देखा? पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ, बस मैं हूं, राष्ट्र कहाँ गया? आज़ादी से पहले भी पॉलिटिशियन थे, अब आज़ादी का दिन आ रहा है कल। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाक उल्ला खां, रानी झांसी, तातियां टोपे, जलियांवाला बाग के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस घर से निकलते थे ना, माँ गोली सीने पे खाएंगे, भारत माता को आजाद कराएंगे। आज क्या वो भी पॉलिटिशियन थे, सुभाष चंद्र। पॉलिटिशियन के साथ राष्ट्रभर पॉलिटिक्स सिर्फ देश को बचाने के लिए थी। निकल के पार्लियामेंट में बम फेंक दिया, देश को जगाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए, और कई चालें चली, वो पॉलिटिक्स थी। आज जो पॉलिटिक्स, आज कहते माँ गोली सीने पे नहीं खाएंगे, भारत माता को नोच नोच के खाएंगे। वक्त बदल गया। वो पॉलिटिशियन और आज वो खद्दर, आज़ादी का खद्दर, सिर पे चिट्टी टोपी, खद्दर का कुर्ता पजामा, खून से बना हुआ, एक पैसे का दाग नहीं, कंकर भी दाग नहीं। आज तो खद्दर पे दाग ही दाग हैं। 75-76 साल में जो कुछ, कितना बड़ा बदलाव आया। क्या 75-76 बदल गए? निकल गया वक्त। हमने क्या सीखा उन आज़ादी के दीवानों से? मेरा सवाल है। आज अगर ऊपर उनकी रूह देखती होगी, तड़पती होगी, रोती तो होगी, यार हमने इसके लिए आज़ादी दी थी, हम भी बन सकते थे, पर नहीं, हमने कहा हम फांसी के रस्ते को चूमेंगे। भगत सिंह जी कहते थे आने वाली जनरेशन को आज़ादी दे के जाएंगे। तो आज आप देख लीजिए, बांग्लादेश के अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस गए अलगवादी ताकतें। तो यहां का पॉलिटिशियन कह रहा है कि हिंदुस्तान को बांग्लादेश बना देंगे, जो 4-4 बार मंत्री रह चुके। सलमान खुर्शीद कह रहा है, मध्य प्रदेश का फॉर्मर मिनिस्टर कह रहा है, एमपी रह चुका 2 बार, हम इसको बांग्लादेश बना देंगे। तो पॉलिटिशियन में कितना फर्क आया। हिंदुस्तान, आज का हिंदुस्तान, जहां जवान शहीद होता 1-1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। पहले हमारे टाइम पे तो सलाई मशीनें बांटी जाती थी, स्टेट गवर्नमेंट 1 करोड़ देती है। राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ है, ना दंगे, ना फसाद, ना गोली चली, 370 धारा हटी। कितने बम गोलियां चलते थे बॉम्बे के अंदर, ट्रेनों के अंदर जाते थे बच्चे, माँ बाप पैसे अपनी रोटी रोजी के लिए, बच्चों के लिए, शाम को उनको खून की लिबड़ी हुई डेड बॉडी उनके घरों में आती थी। बॉम्बे की बात है, 26/11 की घटना हुई, पार्लियामेंट की घटना हुई, सरोजिनी नगर के अंदर दिवाली के दिनों में। उसके बावजूद ये लोग चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान को बांग्लादेश बनाएंगे। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम कैसे बना लोगे भाई? काम नहीं हुआ, तुम्हारी राजनीतिक लड़ाई तुम लड़ो, तुम्हारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, तुम लड़ो, देश के पर पे नहीं। देश के साथ गद्दारी मत करो। कहते ना, दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरते हैं। कवि प्रदीप जी कहते थे, आज़ादी के वक्त जब गद्दारी करते थे ऐसे लोग हिंदुस्तान को बांग्लादेश बना देंगे। कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। ये कल की आज़ादी और आज आज़ादी की हम रक्षा की बात करते हैं, ये कल का बयान है। हिंदुस्तान के रहे फॉरेन मिनिस्टर सलमान खुर्शीद का बयान है, जिसके ग्रैंडफादर हिंदुस्तान के राष्ट्रपति रहे जाकिर हुसैन जी। क्या संघर्ष किया जिंदगी में उन्होंने, पूछना चाहता हूं, क्या संघर्ष किया? आपने कैसे बोल दिया? आप चाहते हो कि हिंदुस्तान बांग्लादेश बने, इसका मतलब आपकी सोच ऐसी है। आप इस देश को धर्मशाला बनाना चाहते हो। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, कहीं से को आके यहां हिंदुस्तान को धर्मशाला बना लेगा, उसका फिक्र नहीं है आपको। अब फिर धर्मशाला बनाओगे,
फिर कितने साल बाद को आएगा, फिर वो मेहनत करेगा, फिर वो भारत को खड़ा करेगा, यही चलता रहेगा। आज चाइना, आज पाकिस्तान, आज अमेरिका, आज कनाडा, आज श्रीलंका, आज बांग्लादेश, नेपाल छोटा सा कंट्री है, ये हमारे देश को घेरा डाल के बैठ गए। क्यों? कि हिंदुस्तान विश्व गुरु की तरफ जा चुका है। अब कवि प्रदीप जी का फिर गाना सेट बैठता है, बचे रहना अपने देश के छुपे हुए गरदारों से। और आप ऐसी स्टेटमेंट दे रहे, आप पार्लियामेंट में लड़िए, कहीं खालिस्तान के तिरंगे झंडे को पैरों में रोदा जाता है, कनाडा अमेरिका के अंदर उसका फुटबॉल बनाया जाता है, हिंदुस्तान के किसी सिख कौम की तरफ से आवाज़ क्यों नहीं उठती? ये बहुत बड़े प्रश्न और बहुत बड़े सवाल हैं। आज़ादी का दिन तो मनाएंगे, तिरंगा झंडा भी लहराएंगे, मन के अंदर जज्बा क्या है? आज़ादी का तिरंगा झंडा अगर पैरों में रुलता है, फुटबॉल बनाया जाता है, जहाँ उसके शोक चक्कर को कृपान से पाड़ा जाता है खंजर से, तो मेरे सीने पे भी खंजर चलना चाहिए। आवाज़ ही नहीं किसी की उठती। ये मुल्क को धर्मशाला नहीं बनने देंगे। धर्मशाला बना रहा, अब नहीं धर्मशाला बनने देंगे। आप वोट बैंक की खातर पंजाब तबाह कर दिया, कश्मीर तबाह कर दिया, बड़ी मुश्किल से कश्मीर ठीक किया, आज फिर आतंकवाद वहां आ गया। क्यों? पाकिस्तान को पता चल गया कि हिंदुस्तान के अंदर अब कई पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी खड़ी हो गई, अब मौका सही है, शुरुआत कर दो। और फारूक अब्दुल्ला ने कहना शुरू कर दिया 370 धारा हटाने का क्या मकसद हुआ? इसका मतलब कल को हालात ऐसे बनते हैं, क्या दोबारा 370 धारा लगेगी? कल को हालात बनते क्या राम जन्मभूमि पे पहले भी हमले हुए, दोबारा हमले होंगे? क्या सलमान खुर्शीद, फारूक अब्दुल्ला ये चाहते हैं? ये सवाल। राइट सर, आपने ये बहुत अच्छी बात बोली है कि मतलब जिस तरीके से पुराने ज़माने में लाइक राजगुरु, भगत सिंह, इन लोग ने अपनी बलिदान दी ताकि आज हम आज़ादी एंजॉय कर सके, और हमें हर हाल में आज़ादी को बना के रखना है। जो भारत उस वक्त था, जो एरिया था, जो जोग्राफिकल लोकेशन था, वो एक रहना चाहिए। ये हर एक भारतवासी का कर्तव्य होना चाहिए कि उसको हम मेंटेन करके रखें उस तरीके से। बट आज अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए लोग कहीं ना कहीं छोटी मोटी दरारें क्रिएट कर देते हैं लोगों में, सोसाइटी में, जिसको फिर बाहरी ताकत है जैसे पाकिस्तान हो गया, ISI, इन लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। तो सर ये भी बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं कि बीच में खालिस्तान मूवमेंट थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था, बट देन पाकिस्तान की तरफ से काफी इसको सपोर्ट मिला। तो क्या आप इसके बारे में, बिकॉज आपका एक थोड़ा एक एंटी टेररिस्ट का फ्रंट है, तो क्या पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इसमें था, और अगर था तो किस कैपेसिटी में था? देखो, पाकिस्तान को ये पता है कि मेरे साथ पंजाब लगता है, और उसने पंजाब के अंदर नार्को टेररिज्म फैलाया। उड़ता पंजाब एक पिक्चर बनी थी, हम पंजाबियों को नशेड़ी बताया गया, इसमें शक भी कोई नहीं। नशेड़ी बहुत बने, पंजाब के नौजवान बाहर विदेशों में चले गए, विदेशों में एक्सप्लॉइट हो गए, वहाँ पे खालिस्तान मूवमेंट में उनको कुछ भी नहीं पता, शामिल हो गए। और जितनी मूवमेंट कनाडा, अमेरिका या यूके में चलती है या जर्मनी, वह पीछे उसका पाकिस्तान ISI है। मोरा उनको बना दिया, पीछे वो हैं। अब 3-4 टेररिस्ट अभी पाकिस्तान में मारे गए, तो पाकिस्तान ने क्यों रखे? क्या पाकिस्तान का कोई आदमी हमने रखा इधर? क्या कनाडा को रखा? को अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वाला कनाडा को हमने रखा? नहीं, हमारा देश ये इजाज़त नहीं देता। इसका मतलब ISI चाहती है कि खालिस्तान का मुद्दा उठाया जाए और हिंदुस्तान को डिस्टर्ब किया जाए। सो पाकिस्तान की एक स्ट्रैटेजी रही है कि वी विल ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। तो वो उसी तरीके से वो छोटे छोटे मुद्दे उठा रहे हैं, उसको बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों, सोशल मीडिया का युग है, हाँ, है ना? तो छोटी छोटी चीज़ों को उठा देते, जैसे किसान आंदोलन की आपने बात की। क्या किसान महाराष्ट्र में नहीं है? क्या गुजरात में नहीं है? क्या केरला में नहीं है? क्या तमिलनाडु में नहीं है? यूपी में नहीं है? किसान कहाँ नहीं हैं? हम ही किसान हैं। पूरे देश के कोने कोने में किसान है। वहां से मूवमेंट क्यों नहीं उठती? आपकी डिमांड क्यों है? आपकी डिमांड है तो आपके प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, विज्ञान भवन में कीजिए, पर धमकी मत दीजिए कि हमारी बातें ना मानी तो हम PM को मार देंगे, हमारी बातें ना मानी हम होम मिनिस्टर को मार देंगे। हमने इंदिरा गांधी को मार दिया था,
हम पाकिस्तान के बॉर्डर खोल के हम दिल्ली में कब्जा कर लेंगे। और आप 26 जनवरी के दिन दिल्ली आके लाल किला पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। गोली चले सरकार तब भी फंसे, नहीं चलाए तब भी फंसे। नहीं चलाए तो पाकिस्तान कहता है हिंदुस्तान के ऊपर लाल किला पे तो खालिस्तानियों ने कब्जा कर दिया, न्यूज़ चला देता है। ठीक, चलाए तो सिखों पे अत्याचार हो गया। तो देश किसका है, तिरंगा झंडा किसका है? क्या मैं सरदार हूं, पर मुझे पूछो मैं सरदार हूं पहले कौन हूं? मैं भारतीय हूं, मैं सरदार बाद में हूं। मेरे भारत की तरफ आज आ जाए, मेरा हिंदुस्तान का पहला तिरंगा लाल किले का जो जवाहरलाल नेहरू ने सबने लहराया था, लाल बहादुर शास्त्री, बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल वहीं पे थे, वहां उस तिरंगे झंडे का अपमान हो जाए तो मेरे सिर पे पगड़ी, मैं चुप क्यों रहूं? मुझे विरोध करना चाहिए। क्यों नहीं विरोध हुआ? चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, किसी जगह पे हो, सब जगह पे यही बात उठती रही। सरदारा ने फटे चकते, सरदारा ने तो कमाल देखो कितनी दिलेरी दिखा दी। जिन्होंने ये कहा वो गलत कहा। क्या पूरे हिंदुस्तान में कोई सरदार मेरे भाई है कि किसी ने नुकसान किया? क्या गुरुद्वारा साहब के अंदर सरदार कम हिंदू ज़्यादा जाता है? मुसलमान भी जाता होगा, ईसाई भी जाता होगा। जब हमें इज्जत मान सब देते हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हमारे गुरुओं का है, तो जब तिरंगे झंडे का अपमान होता है, लाल किला में अपमान होता है, कनाडा में होता है, तो सिख समुदाय पंजाब में ना बोले, हिंदुस्तान में क्यों ना बोले? गुरुद्वारा साहब के अंदर सबको इकट्ठा करके कहे कि हम खालिस्तान नहीं चाहते, हम भूखे नंगे पाकिस्तान पे पलने वालों के खिलाफ हैं। भारत हमारे गुरुओं का है, हमारा है। इतना कहने में भी तकलीफ है। जिस दिन हम कहना ये शुरू कर देंगे, ना गोली की जरूरत पड़ेगी, ना बम की, ना फौज की, ना पुलिस की। एटम बम की तरह लगेगा, सिर पे पगड़ी होनी चाहिए और गुरुद्वारे से आवाज आए कि देश हमारा है, हम पन्नू के खिलाफ हैं। ये भूखे नंगे पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले, कहानी खत्म। को कहने को तैयार ही नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल है। हिंदू बोलेगा तो फिरका प्रश्न है, हिंदू बोलेगा तो नफरत फैलाने वाला है, हिंदू बोलेगा तो आरएसएस का है, हिंदू बोलेगा तो बीजेपी का है। तो सरदार मेरा भाई बोलेगा कोई नहीं, क्या हमारी पगड़ी पे शक नहीं करेंगे लोग? बातें कड़वी हैं, बातें बहुत मुश्किल है जो मैं बता रहा हूं। मेरे सिख भाइयों को तकलीफ जरूर होगी, होए, मैंने कह लेना मैं तो भारतीय हूं भाई, मेरी पगड़ी की शान ही तब है मैं देश का हूं। मैं कहूं मैं तो जी पहले सरदार हूं फिर मैं भारतीय हूं, ना बिल्कुल नहीं। हमारे भारत को, भारत में हमारे गुरु साहबानों ने अपना जन्म लिया। गुरु गोविंद सिंह महाराज पटना साहब जन्म लिया और आखिरी स्थान नंदेड़ साहब था उनका, महाराष्ट्र की धरती के अंदर। इतने बड़े देश हमारा, और हम छोटी सोच पे पड़ गए। जब खालिस्तान के नारे लगते हैं कनाडा अमेरिका के अंदर या किसान आंदोलन के अंदर, पंजाब से बाहर के मेरे सिख भाई क्यों नहीं बोलते? हिंदू ने बोल दिया तू तो नफरत फैलाता है। क्यों भाई? तुम्हारे देश को तोड़ा जा रहा है भाई, हमारी पगड़ी पे दाग लग रहा है भाई, आप क्यों ना बोलो? आप कारोबार करते हो, आपको इज्जत मिलती है, आपको मान सम्मान मिलता है। आपको ये नहीं कहा जाता आप पंजाब से हो, आपको ये कहा जाता है हिंदुस्तान के हो। तो गुरुद्वारा साहब में आप क्यों ना आवाज उठाओ? ये सवाल है। किसी सिख भाई को दिक्कत हो जाए शोर मच जाए, कोई दूसरे को दिक्कत, तिरंगे झंडे को पैरों में रोता जाए, उसके अशोक चक्र में खंजर कृपान मार दी जाए, ना वो मेरा फर्ज नहीं, मैं नहीं सहमत इससे। जिसने बुरा बनाना बनाए, जिसने गुस्सा करना करे, जिसने गोली चलानी चलाए, जिसने बम चलाना मेरे पे चलाए, कोई दिक्कत नहीं, देश के लिए है ना। पर राष्ट्र का गौरव अशोक चक्र के बीच में खंजर लगेगा, वो बिट्टे का सीना पार करता है, वो हर सिख के सीने पे पार करना चाहिए, हिंदू नहीं ना सिख मेरे भाई के। फिर मजा आएगा। नहीं लगेगा तो फिर खालिस्तान की बात तो उठेगी, वो करेंगे और हम चुपके से तमाशा देखते रहेंगे। और आपसे अगर सवाल आप तो पूछूंगा आपके कि सारे सरदार तो ऐसे नहीं है, हर जगह से यही जवाब मिलता है, चुप रहना भी गुनाह है जनाब, ये भारत हमारा है। यहाँ भगत सिंह जैसे योद्धों ने फांसी के रस्से को चूमा है, यहाँ जलियांवाला बाग के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने सीना चौड़ा करके गोलियां बम खाए हैं। ये हमारा भारत है। आजादी की लड़ाई सबने आजादी लड़ाई की लड़ी है। काला पानी के अंदर सबसे ज्यादा सिखों ने वहां पे जेल काटी है, सिख लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं।
उनके कर्म थे, हमारे कर्म क्या हैं? हम क्यों ना बोलें? यह सवाल है, हम क्यों ना बोलें? अब कहते हैं जी अब सोशल मीडिया का युग है, आप उसमें स्टेटमेंट दो, लिख के भेजो, आज़ाद विचारधारा लिख के भेजो कि ये हमारे गुरुओं का देश है, ये देशद्रोही पन्नू जैसे लोग, देश को तोड़ने वाले खालिस्तानी देश के गद्दार हैं, ये हम इनके खिलाफ हैं। हमारे गुरु यहाँ थे, हमारे गुरुओं ने मजलूमों की रक्षा के लिए कुर्बानी दी थी, मजलूमों के लिए कुर्बानी दी, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, ईसाई के लिए कुर्बानी दी। मजलूम में हर धर्म मजहब का व्यक्ति आता है। हमारा धर्म किसी को मारना नहीं सिखाता। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, गुरु नानक देव जी ने कहा था, मानस की जात सब एक ही पे, सब जात एक ही है। हमारे गुरुओं ने उनके कर्म थे, तुम्हारे कर्म आज के लोगों को क्या हैं? ये सवाल है। हम उनके कर्मों का खा रहे हैं। ये जो पगड़ी है ना, हम पापी हैं, हम गुनाहगार हैं, हम पगड़ी पहनने के काबिल नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म बड़ा पवित्र धर्म माना जाता है। कुर्बानी, शहादत, तपो जपो का कर्म। हमें तो मुफ्त में पगड़ी मिल गई, हमने क्या किया जी जिंदगी में? हमें मुफ्त में पगड़ी मिल गई और हम किसी का हाथ काट देते शंभू बॉर्डर पे निहंग सिंह का पहनावा पहन के। कभी कोरोना काल के अंदर पटियाला के अंदर किसी पुलिस वाले का हाथ काट देते हैं। कभी अमृतपाल जैसे लोग किसी पुलिस स्टेशन में गुरु ग्रंथ साहब लेके घुस जाते हैं। कभी पंजाब के अंदर हरमंदर साहब में घुस करके किला बना के 36,000 लोगों का बेगुनाह लोग कत्लेआम कर देते हैं। ये थोड़ा हमारे गुरुओं ने सिखाया था। बोले कौन? बेगुनाहों का कत्ल करने वाले भिंडरा वाले को कहते संत जरनैल सिंह भिंडरा वाला। अब करे क्या? कौन किससे मत्था मारे, कौन किससे लड़े? क्या आने वाले टाइम पे 30-35 साल के बाद हमारे पुराने गुरुद्वारा हटके का भिंडरा वाले के गुरुद्वारे बनेंगे? अपनी आंखों के सामने देखा 36,000 लोगों का कत्लेआम उनकी गलतियों से होते हुए। 84 के दंगे हुए, इंदिरा गांधी को मार दिया गया। तो बहुत बड़े प्रश्न और बहुत बड़े सवाल हैं। हम लोग सब जिम्मेदार लोग, पॉलिटिशियन, धर्म के ठेकेदार, जिम्मेदार लोग, हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते जा रहे हैं। बस हमारा वक्त जिंदगी का गुजर जाए, क्या होगा हमें लेना देना नहीं। हमारा वक्त गुजर रहा है। भारत माँ जाए भाड़ में, तुम्हें अकेला छोड़ दिया। ये फर्क है हमारे दिल के अंदर। हम शोर जरूर मचाते हैं, हम ये हैं, वो हैं, हम ये करते, वो करते। भारत तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे ना। भारत माँ, पूरी दुनिया में कोई देश है जिसके आगे माँ लगता है? भारत देश है जिसके आगे माँ लगता है, जिसके अंदर गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा अपनी आंचल में समा के रखे हैं। ये वो भारत है। हमें भारत माँ कहने से तकलीफ होती है, हम वंदे मातरम कहने से तकलीफ होती है। अगर वंदे मातरम कहने से शर्म आती है, भारत माता की जय कहने से शर्म आती है, तो फिर क्या, फिर देश के साथ वफादारी कैसे निभाएंगे? नहीं, तिरंगा झंडा पढ़ लो। वाई मकसद, सोच। अब मेरे से कोई सवाल पूछता है ना, इतने बम चले, इतनी गोलियां चली, पहला हमला कब हुआ? हम फख्र से कहते हैं पहला हमला आज़ादी के तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए 82 में चला। 82 में कितने वर्ष हो गए। उस वक्त फिर आज़ादी की रक्षा की जंग शुरू हुई। मैं नहीं, उसने कृपा की मेरे पे। मैं कौन हूं? मैं तो बोनस की जिंदगी, मैं तो मर चुका। मेरे शरीर में लोहा है, मैं तो बोनस की जिंदगी जीता हूं। मैं तो मर चुका, मैं तो तमाशा देख रहा हूं, अच्छा भी बुरा भी। भगत सिंह जी की सोच तो ऊपर रोती होगी ना, तड़पती होगी रूह आत्मा उनकी। ये जो देश को तोड़ने की बात करते, बांग्लादेश बनाएंगे, मैं तो मर के बच के बोनस की जिंदगी में देख रहा हूं। कोई बोलने वाला नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं। ना वो मीडिया रहा, मीडिया भी वो नहीं रहा ना। राइट। सिस्टम कोलैप्स So, हमने कर दिया, हमें जिम्मेदारी। तो सर, लाइक आपने जो बात बोली वो एकदम सही है। आज के टाइम पे भी जो वो देशभक्ति की भावना है, आज लोग स्टेटस लगा देंगे, ये सब कर देंगे, जो शोर शराबा है वो हो जाएगा, बट जो अंदर से भावना है देशभक्ति की, कि देश के लिए कुर्बानी तो बहुत आगे की बात है, लेकिन देश के लिए एक वफादारी, वो भी पहले एक भावना डेवलप होनी चाहिए लोगों के अंदर। तो कहां पे आज का जो युवा है वो गुमराह हो रहा है, और आज का जो सिस्टम है। नहीं, मैं पंजाब को थोड़ा छोड़ दे, मैं आपसे सहमत नहीं हूं कि देशभक्ति की भावना नहीं है। देशभक्ति की भावना नहीं है तो हम पॉलिटिशियनों में नहीं है ना। पब्लिक को नहीं आप गुनाहगार कह सकते,
आप गुजरात चले जाइए, गुजरात बहुत जाने का मौका मिलता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान, हा 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 हा, गुजरात की तरह पूरे हिंदुस्तान को करना है ना। कभी गाड़ियां किसी गांव में चली जाएं तो औरतें बच्चे अभी भी पुराना एक वक्त देखा करते थे पंजाब में, ऐसे खड़े होते वंदे मातरम। मैंने सिखाया उनको। शहीदों की बात आज ऐसे खड़े हो जाते गुजरात के अंदर। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के गांव के अंदर चले जाइए, महाराष्ट्र बॉम्बे में चले जाइए, जितने बर्ची हमारे बच्चे मॉडर्न हो। जब 26/11 की घटना हुई थी, वो इतिहास गवाह है, लाखों की भीड़ जो गेट ऑफ इंडिया पहुंची थी, उसका लीडर नहीं था कोई। तो सब लोग अपने लीडर थे, चाहे बच्चे मॉडर्न जितने मर्जी हो, जीन पहनी, फटी पहनी, डांस करे, वो अलग चीज है। पर प्रथम राष्ट्र का जब सवाल आया, जब 26/11 का हमला हुआ, उस भीड़ का कोई लीडर नहीं था। वो गेट ऑफ इंडिया में प्रोटेस्ट करने के लिए, उन शहीदों के लिए खड़ा हो गया। यहाँ महाराष्ट्र में ऐसे गांव के गांव हैं जो शहीदों के गांव हैं। पब्लिक की कोई दिक्कत नहीं, राइट, पर लीडरशिप हमारी है। हम महाराष्ट्र की बात कर ले, है ना। क्या रोज देखते हैं तमाशा, टूट गया, आ गया, बन गया, आ गया, अगली सरकार उसकी, अब इसकी। यार क्या बात कर रहे हो यार आप? ये सब नहीं, क्या बात कर रहे हो यार आप? क्या कर रहे हो आप? ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का पवित्र स्थान है। बॉम्बे ये देश का हब है, ये दुनिया का एक इकोनॉमिक स्टेट है ये हमारा। आप क्यों नहीं समझते? आप कहाँ खड़े हो? आप क्या कर रहे हो? आप समाज के आदर्श हो यार। तोड़ दो, बना दो, होर्डिंग लगा दो, यार यही रह गया तमाशा। मेरा अनुभव है, मैं आपको बताऊं। नहीं, अगर ऐसे चलता रहा तो जो लोग राष्ट्र से प्यार करते, धीरे धीरे वो भी भटक करके साइड में हो जाएंगे। हम समाज के आदर्श हैं। हम भी मंत्री रहे, हम भी सीएम बन सकते थे। हमने चीफ मिनिस्ट्री छोड़ी। बेअंत सिंह की बम्बों से शहादत के बाद हम नहीं बनेंगे। नहीं, हमने कहा हम एक बार इलेक्शन लड़ा, इसलिए लड़ा कि जब टेररिस्ट ने कहा बिट्टा चुनाव लड़ेगा, बम्बों से उड़ा देंगे, जो वोट डालने जाएगा हाथ काट देंगे। मिनी खालिस्तान था अमृतसर। हमने चैलेंज को कबूल करके इलेक्शन लड़ा, बम चले, गोलियां चले, अमन शांति दिया, छोड़ दिया। अब हम समाज के हैं, हम देश के हैं। हमें बहुत लोग टिकट देते, हमें बहुत लोग राज्यसभा की बात करते, हम सेंटर के मिनिस्टर भी बन सकते थे कई बार। नहीं, हमें जैसे समाज ने दिया, समाज ने बनाया, हम उस रास्ते पे चलेंगे। हम समाज के मुताबिक चलेंगे। हम कुर्सी सत्ता नहीं जाएंगे, हम समाज को जगाएंगे। हम ये नहीं कि आज हमको आंदोलन कर ले, जैसे अन्ना हजारे ने किया, फिर कुर्सी सत्ता लोगों ने हासिल कर ली। नहीं नहीं, फिर हमारा मकसद वही होगा। हमने तुमको राष्ट्रभक्ति के बड़ी कहानियां सुनाई, हमने तुमको भावुक किया, मुझे वोट दे दो। धोखा नहीं। आपने हमको मान लिया, आप राष्ट्र के सेवक हैं, तो हम सेवक ही रहेंगे। हम किसी झंझट में नहीं पड़ेंगे। तो ये चीजें पॉलिटिशियन को समझना चाहिए, क्योंकि वो लाखों हजारों लोगों की रहनुमाई करता है। उसके वार्ड प्रधान हैं, उसके सरपंच हैं, उसके मेंबर पंचायत हैं, उनके काउंसलर हैं, उनके मेयर हैं, उसके पास साधन हैं। वो राष्ट्र को सोच के, भारत माता को सोच के हर काम करे। कहाँ पहुंच जाएगा? नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने हर चीज को राष्ट्र को सोच के की। मैं राम जन्मभूमि का निर्माण करूंगा, हुआ। बाबर तो काफर था, वो गलत नहीं किया, किसी की मस्जिद नहीं तोड़ी, काफर की तोड़ी। जालिम थे वो, सब मुसलमानों को नहीं कहता, पर वो तो जालिम थे। कितने जुल्म किए उन्होंने। 370 धारा हटाई, राष्ट्र का काम किया। कोई जवान की शहादत नहीं होती, कितनी डेड बॉडी आती थी। देश को विश्व गुरु की तरफ ले गए। आने वाली जनरेशन के एक नया भारत बना दिया। अगर जिस तरीके से आज भारत फिर स्थिति पे आया, हम फिर पीछे को जा रहे। नहीं जी, हम तो नेता बनेंगे, हम तो, हमारी सीटें आ गई, अब तो हिंदुस्तान को बांग्लादेश बनाएंगे, अब तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम तो पीएम हाउस में घुस जाएंगे। इतनी जल्दी है क्या? कुर्सी सत्ता की इतनी जल्दी है क्या?
जो वहां हिंदू फंस गए, जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, जो मंदिरों पे अत्याचार हो रहे हैं, जो बहू बेटियों बहनों पे अत्याचार है, उनकी इज्जत से खिलवाड़, उसको तुमको कोई दर्द नहीं? तुमने कई बार संविधान की शपथ ली, तुमको दर्द नहीं है? ये भारत की तस्वीर है। ये आजादी के दिन की बात करें, ये भारत की तस्वीर है। भारत के उन नेताओं की तस्वीर है जो कहते हैं हिंदुस्तान को बांग्लादेश बना दें, जो कहते हैं पीएम हाउस को घुस जाएंगे। उस पीएम हाउस में घुसेंगे जिस पीएम ने राम जन्मभूमि का निर्माण किया। उस पीएम हाउस से घुसोगे जिसने 370 धारा हटाई। उस पीएम हाउस में घुसोगे, उस नितिन गडकरी के घर में घुसोगे जिन्होंने सड़कों का निर्माण कर दिया। सवाल बीजेपी का नहीं है। उस पीएम हाउस में घुसोगे जो लाल कारपेट के साथ पूरी दुनिया उनका स्वागत करती है। उसका स्वागत भारतीय का होता है, उनका नहीं। भारतीय, ये भारतीय है और ये भारत है। ये तुम्हारी सोच है। तुम्हारी सोच घटिया है, तुम्हारी सोच छोटी है। तुम कुर्सी और सत्ता चाहते हो। तुम्हें भारत मां से प्रेम नहीं है, तुम्हें धर्म से प्रेम नहीं है, तुम्हें सेकुलरिज्म से प्रेम नहीं है। तुम कुर्सी सत्ता से बिगड़ चुके हो कई सालों से। अब तुम्हें कुर्सी सत्ता की भूख है। भारत मां जाए कहीं भी, भाई ये सच्चाई है। राइट सर, इतिहास से भी यही चीज सीखने मिली है। जैसे द ग्रेट 5 रोमन एम्परर्स जो थे, उसमें से मार्कस ऑरेलियस करके एक बोलते हैं कि वो टाइम पे रोमन एम्पायर अपने पीक पे था। उनकी एक कहावत थी कि जिसको भी सत्ता की कुर्सी चाहिए उसको कभी भी कुर्सी नहीं मिलनी चाहिए। राइट तो उन्होंने यही चीज बोला था। वो आज भी वो कितना एप्लीकेबल है कि लोगों को अगर डेस्परेटली कुर्सी चाहिए तो उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और उसके पीछे का जो कर्म है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा। मैं आपके सामने हूं। 96 में चीफ मिनिस्टर को बम्बों से उड़ा दिया गया। मैं उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री था, दूसरे नंबर पे। नरसिम्हा राव जी तमिलनाडु में थे। मोबाइल चलते नहीं थे, उस वक्त होते नहीं थे। सीधा फोन आया दिल्ली में कि आपको चीफ मिनिस्टर की शपथ लेनी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, एसबी चौहान होम मिनिस्टर, आपको प्लेन में लेके जाएंगे, शपथ लेके तुरंत दिल्ली आ जाना, मैं आ रहा हूँ, फिर तुम्हारे से मीटिंग करूंगा। हमने तुरंत मना कर दिया। हमने कहा साहब आपने दिल्ली बुलाया, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, हम आपकी सेवा करेंगे, ये किसी और को दे दे, किसी ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति को दे दे। हमने छोड़ दी। उसके बाद कई पॉलिटिकल पार्टियों ने हमें टिकट दिया। हमने कहा ना ये मेरा कर्म नहीं। फिर मुझे टिकट मिला, अगली बार मैंने फॉर्म को गलत भर दिया और कवरिंग कैंडिडेट को टिकट मिल गया, हमने फॉर्म को गलत भर दिया, जबरदस्ती दे दिया। आप लोगों को ये देखना चाहिए, अगर आपको समाज ने मान लिया कि आप सिर्फ यही सेवा करोगे राष्ट्र के लिए तो आप करो। मैं नहीं कहता पॉलिटिक्स में जाओ, मत जाओ, पॉलिटिक्स में जाओ, पर पॉलिटिक्स में जाके राष्ट्र नीति के ऊपर काम करो, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिस तरीके से नरसिम्हा राव ने किया, जिस तरीके से कभी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पाकिस्तान के, बाकी चीजों का मुझे पता नहीं, जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु बम का किया, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का निर्माण किया, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने 370 धारा हटाई, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने ऐसी पॉलिसी शुरू की जो मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई को मिलेंगी, सिर्फ हिंदू को नहीं मिलेंगी। सफाई का काम शुरू किया। पहले हम क्या करते थे, गाड़ियों में जाते थे, कुछ खाया पिया, खोला, फटाफट फेंक दिया। सिविक सेंस ही नहीं था। मैं करता था, मैं क्यों छुपाऊं। अब मैं जैसे ही कोई चीज आती करने लगा, मोदी जी याद आ जाते। बुरा नहीं, उन्होंने कहा कुछ सीखा तो है ना। अब ये मत सोचो जो बीजेपी, जो कांग्रेस, जो सीपीएम, सीपीआई, हर चीज को पॉलिटिकल बनाने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से बॉम्बे में देखता हूं तमाशा, कोई ले लो, कोई पॉलिटिकल पार्टी महाराष्ट्र में ले लो, उसको रिसर्च करो, लीडर को, उसकी सोच क्या है, सोच क्या है, सोच जोड़ तोड़ आपकी सोच है। राइट। राष्ट्र कहां है? हमारी कार के आगे नेशनल फ्लैग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों का खून से बना हुआ, ये भगवान है। नेशनल फ्लैग हमारा भगवान है। कल मैं अयोध्या में था, वहां बहुत बड़े आचार्य जी थे, उन्होंने मेरे हाथ में तिरंगा झंडा पकड़ाया, आज मेरी फेसबुक पे लगा है, कहता ये तिरंगा झंडा तो है, ये विष्णु भगवान, उनमें कई चीजें बताई, उस वक्त के इतिहास को, रंगों का नाम बताया, ये विष्णु भगवान का है, ये भगवान है नेशनल फ्लैग। आप सुप्रीम कोर्ट देखो, नेशनल फ्लैग। आप राष्ट्रपति देखो, नेशनल फ्लैग। आप पार्लियामेंट देखो, नेशनल फ्लैग। आप सुप्रीम कोर्ट या कहीं भी चले जाओ, जहाँ वाघा बॉर्डर चले जाओ, लाहौर देखता है उस नेशनल फ्लैग को। ऊंचा है ना,
ऊंचे की कोई अहमियत है ना। और वो हमारी फ्लैग कार के आगे लगता है, हिलता हुआ लगता है ना, है ना। तो हम कौन है बीच में? अगर तो हम सच्चे हैं तो उस नेशनल फ्लैग के ऊपर हमें फक्र है। अगर हम करप्ट हैं, अगर जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स करते हैं, तो नेशनल फ्लैग लगाने का अधिकार नहीं, उसको हटा के कहो तो ऐसे गाड़ी चला। मैं खुद कहता हूं, जब मेरे पे बम ब्लास्ट हुआ तो उससे पहले गोलियां चल चुकी थी, बम भी चल चुके थे, मैं क्राइसिस पे चलता था। तो सुबह मैं किसी फंक्शन पे जाना था। अभी आतंकवाद बहुत तेजी से फैला हुआ था, तो रात को कृषि छोड़े मैं चल पड़ा। मैं कहा चलो खुशी हुई, इतने सालों के बाद मैं कृषि छोड़ रहा हूँ, ऐसे ही चलते हैं। मैं सुबह निकला, मैं बैठने लगा बुलेट प्रूफ गाड़ी में, मेरे ड्राइवर ने तिरंगा झंडा खोल दिया, कहना सर बैठिए। मुझे पता था कि मेरे पे बम चलेगा, ये पता था, मुझे अनुभव था, क्योंकि प्रोग्राम मेरा लीक के अखबारों में आ चुका था, तो रास्ते का पता होता है, इधर नहीं इधर जाएगा, मंत्री जी इधर जाएंगे। मैं बैठा, तिरंगा झंडा हिल रहा था, आगे गया, अगले ने रिमोट दबाया, ब्लास्ट हुआ, 35 लोग चले गए, हम उसमें पैर उतर गया हमारा। नेशनल फ्लैग, फिर हम जब नेशनल फ्लैग लहराने जाते थे 15 अगस्त या 26 जनवरी को, जब मंत्री नहीं थे तो फख्र से लहराते थे, जब मंत्री बन गए तो हम कहते थे ये नेशनल फ्लैग लहराने के अब बिट्टा काबिल नहीं, जबकि मैं करप्ट नहीं था, मैं गलत काम नहीं करता था, मतलब मैं उसको इतनी अहमियत देता हूं। अब तू मंत्री बन गया, नहीं यार अब तुम नहीं लहरा सकता। नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करो, खून से सजा है। इंसिडेंट की आपने बात की, दिल्ली वाला इंसिडेंट था, बिकॉज दिल्ली में भी आप पे ब्लास्ट बाद में अटेम्प्ट किया हुआ, था। पहले पंजाब हुआ, फिर दिल्ली में हुआ, ठीक है ना। मैं कई बार कहता हूं, हाथ की लकीरें पढ़ने वाले से मेरी खुशियों से जोड़ी भर दी। उसने कहा तुम्हें मौत नहीं, तिरंगे झंडे और भारत माता की चाह तुम्हें मारेगी। हम उस सोच के आदमी हैं। हम यार पॉलिटिशियन किस रास्ते पे जा रहे हैं? हम आदर्श हैं समाज के, हम भाषण देते हैं, बड़ी स्पीचेस करते हैं, कैसी स्पीचेस करते हैं यार? सोचो यार हम कहाँ खड़े हैं। हमें भगवान ने मौका दिया सेवा का, संत सिपाही बनो। नरेंद्र मोदी ने संत सिपाही है, वो संत भी है और सिपाही भी है। धर्म भी मानता है, धर्म का भी काम पूरा करता है और राष्ट्र का भी काम पूरा करता है। सर आपने यूथ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि अपने लीडर्स को ना बहुत गौर से चुनो। मतलब आप सिर्फ उनके बातों पे मत जाओ, उनकी सोच पे जाओ कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनकी सोच क्या है। बट कभी कभार क्या होता है कि बातों से वो सोच को प्रिटेंड भी कर सकते हैं। तो क्या उनकी हिस्ट्री भी देखनी चाहिए कि उन्होंने कैसे मौकों पे क्या डिसीजंस लिया, क्या एक्शंस लिया? हाँ, किस नहीं वही तो चीज। आप कोई डिसीजन अभी मत देखो। यूथ को कहना चाहूंगा, पढ़े लिखे यूथ को, कि देश के हालात क्यों खराब हो गए, देश में टेररिज्म क्यों आया, पंजाब में टेररिज्म क्यों आया, पंजाब में 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम क्यों हुआ, पंजाब में 19,000 भाइयों को जिनके हाथ में तरछूल कृपान कुछ नहीं था, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए रोटी कमाने निकले थे, उसको गोलियों से मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू था। क्यों हुआ? क्यों कश्मीर के अंदर इतनी शहादतें हुई? क्या उस वक्त अगर हमारे उस वक्त के लीडर चाहते तो हम ऑक्युपाई कश्मीर ले लेते? हमने क्यों नहीं लिया? हमने क्यों कश्मीर को अलग कर दिया? उसका खमियाजा हमें पार्लियामेंट अटैक, उसका खमियाजा हमें 26/11, उसका खमियाजा हमें ये अलग अलग जगह पे हमारे लोगों को रास्ते में मार दिया गया, बहनों के सुहाग उजाड़ दिए गए। ये हिस्ट्री, ये वाइट पेपर जारी होना चाहिए ताकि बच्चे इसके ऊपर विचार करें, अपने कमेंट्स करें, हमें जगाएं, हम लीडर और गलतियां ऐसी ना करें। ये बच्चों का कर्तव्य है। आज सोशल मीडिया आज एक वो हथियार है नौजवानों के पास, अगर आपने सही इस्तेमाल कर दिया आप देश को मजबूत कर सकते हैं, अगर उसका गलत इस्तेमाल कर दिया आप देश को बर्बाद कर सकते हैं, जनरेशन को तबाह कर सकते हैं। आपके यूथ के हाथ में आज पावर है, वोट बैंक से भी बड़ी पावर है सोशल मीडिया। हमें रिसर्च करें नेताओं को, हमारी सोच क्या, हम सुबह से शाम तक क्या काम करते हैं, हमारे अंदर राष्ट्र है या नहीं है। या महाराष्ट्र में कितने करप्ट लीडर, मुझे नहीं समझ आती ये कैसे चलते हैं। क्या कहेंगे लोग पीछे इनको, क्या कहेंगे लोग, क्या कमेंट्स करेंगे? नहीं, हम निकले, काफिला निकले और कहेंगे कमाल का आदमी जा रहा है, ये देश का आदमी जा रहा है। मजा है जो राष्ट्र के लिए अच्छा काम करता है, जो समाज के लिए अच्छा काम करता है,
जो गरीब के लिए, हर व्यक्ति के लिए अच्छा काम करता है, वो भगवान का रूप होता है। हमने सब कुछ देखा है अपनी लाइफ में। भगवान से मांगने जाओगे तो बड़ा वक्त लगेगा, तो कोई भगवान अपने रूप में ऐसी शक्ति ताकत देता है, अगर वो व्यक्ति उस ताकत को लेके उसका ताकत का सही इस्तेमाल करे, वो तो पता नहीं कितने लोगों की दुआएं ले ले, खुश करता करता पता नहीं कितने लोगों के काम कर दे। पर वो ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है, जोड़ तोड़ में, जिस तरीके से महाराष्ट्र में देखता हूँ, ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। उनको देश, जनता, इंसानियत, तरस, किसी पे जुल्म हो रहा है उस पर तरस खाना, नहीं, वो नहीं खाता तरस, उसकी एक नेचर बन जाती है। मतलब ठीक है, वो अपने एरिया में बहुत काम करता है, बड़ी डेवलपमेंट करता है, वो डेवलपमेंट काम कई अच्छा करते हैं। हाँ। कई कहते हैं मैं जीतूं ना जीतूं, मैं अपने कर्म को पूरा करूंगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी है। पर ज्यादा तौर पे होता है वो इसलिए करता है कि अगली बार मैं जीतूं, नहीं, मैं अगली बार हारूं, पर मैं गलत कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मेरे मुंह पे ना है गलत काम के लिए। नरेंद्र मोदी जी की कहते हैं गुजरात में कितनी बार जीते, अब तीसरी बार पीएम बन गए। मैं गलत कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, वोट देना दो नहीं देना ना दो, राष्ट्र के खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। ये मकसद पॉलिटिशियन का होना चाहिए। सरकारों को बचाने के लिए तोड़ जोड़ नहीं। यार, हम समाज के आदर्श हैं, हमें लोग सुनते हैं, लोग हमारे पीछे चलते हैं। इस देश की तरफ को देख सकता है? बताओ मुझे, ये पाकिस्तान की हिम्मत कैसी है कि हमारी तरफ को देख ले? कोई नहीं देख सकता। अगर हम अंदर, अब इजराइल मुल्क है, ठीक, इजराइल की जंग शुरू हुई, दिल्ली से पता चला 3-4 लड़कियां वहां कोई हॉस्पिटल में काम कर रही होंगी, डॉक्टर का पढ़ाई कर रही होगी, छोड़ के चली गई। क्यों चली गई? कहते हमारे देश की जंग है, हमने जंग में शामिल होना है। राइट। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरी आंखों में आंसू आ, मैं रोया। अब भी बोल रहा हूं तो मैं भावुक हूं। एक किसी और में गुजराती भाई ने मुझे बताया, वो कहता पता नहीं कहाँ पे था, वो फॉरेन के अंदर, उसका डायमंड का व्यापारी था, वहाँ गया, कहता जी मैं जा रहा हूँ, मेरी जंग शुरू हुई, मैं तो दुकान छोड़ के जा रहा हूँ। हथियार पकड़ा, वहाँ से बॉर्डर को हथियार पकड़ा अपना और निकल गया। क्या वो फौज में था? मेरा सवाल है आपसे, क्या वो फौज में? इजराइल भी तो एक मुल्क है ना, और कितना छोटा मुल्क है, हम यहाँ कितने कम लोग हैं। यहाँ अग्निवीर के ऊपर चर्चा होती है, वो कोई ट्रेनिंग तो मिल रही है ना आपको, सरकार ट्रेनिंग दे रही, सरकार तनख्वाह दे रही है। अगर सरकार आपको पक्की नौकरी नहीं दे रही तो फिर क्या हुआ भाई? क्या फौज का जवान जब मौत का कफन बांधता है, क्या पैसे के लिए जाता है? नहीं, वो राष्ट्र के लिए जाता है। ये पॉलिटिकल लोग इशू बना लेते हैं उन चीजों का। सर, सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल टूल आज हो चुका है, ये तो आपने बात 100% सही बोली। और सारे व्यूअर्स के लिए यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके अपने लीडर्स जो है, लीडर्स की सोच को समझने की कोशिश करो और उनके काम को देखो कि उन्होंने काम क्या क्या किए हैं पास्ट हिस्ट्री में। बट सर, अभी सोशल मीडिया में ऐसा हो रहा है ना कि नेगेटिव एंटी नेशनल टाइप का जो कंटेंट है, जो देश के मोराल को नीचे कर रहा है, हर जगह पे बस गलतियां दिखा रहा है, छोटी छोटी चीजों को एक्सप्लॉइट करके बड़ा दिखा रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो और जो कि मतलब जिसको देखने के बाद कोई भी यूथ है वो यही सोचेगा कि यार इंडिया में तो 100 प्रॉब्लम्स है, इंडिया में कहां से नेशनलिज्म लाना चाहिए, काहे को ये देश में इतनी क्या स्पेशल चीज है। तो उन यूथ के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा सर? अब गनैया जैसे लोग जिन्होंने कभी नारा दिया था जेएनयू यूनिवर्सिटी में, भारत माँ तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल के ऊपर कहा था, ये अर्बन नक्सल्स जो भी है, इनकी पूरी लॉबी, कहा कौन लीडर चले जाते हैं जेएनयू में? दिल्ली से नेशनल पार्टी के लीडर चले जाते हैं। फिर उसको टिकट कौन देता है? एमपी की नेशनल पार्टी के लीडर देते हैं ना। दिल्ली में जीत जाता, पार्लियामेंट में क्या करता? भारत माँ तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरा सवाल है, बात सही है नहीं? तो फिर हमारी पॉलिटिशियन, जिम्मेदार लोगों की पॉलिटिक्स क्या है? बांग्लादेश के ऊपर जिस भी पॉलिटिशियन ने बयान दिया, सलमान खुर्शीद हो कोई हो, तो पार्टी को एक्शन नहीं लेना चाहिए? निकाल के फेंको रे। राजनीतिक लड़ाइयां हो सकती हैं, पर जहां भारत मां का सवाल आए,
मैं अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपनी माँ से किसी से समझौता नहीं करूँगा। सबसे पहले मेरी भारत माँ, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। कमाल है, इस देश को धर्मशाला बना लिया इन्होंने। कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो भारत माता के ऊपर। नुकसान तो भारत माँ का करेंगे ना। तो सवाल है कि मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया कई गलत रास्ते पे चल रहा, उसके पीछे बाहर की ताकतें हैं। बाहर की ताकतें हैं, ISI है, चाइना है, वो मुल्क है। अब अमेरिकन CIA का भी लिंक आ रहा है, CIA के भी लिंक्स, जो भी लिंक आए। अब अपने PM को फॉलो करो ना। PM ने क्या गलती की उसको देखो ना। मैं फिर कहूं मेरा तलक नहीं है, मैं उसका प्रशंसक हूं। मैं नवाज शरीफ के भाई की तारीफ तो नहीं करूंगा ना, मुझे नाम नहीं पता, उसकी तारीफ तो नहीं करूंगा। और सर आप तो दिल से कांग्रेसी भी रह चुके हो। मैं आज भी कांग्रेसी हूं, मैं छोड़ी नहीं है, पर मैं आजाद विचारधारा पे काम करता हूं। मुझे, मेरे लिए पहले देश है, मेरी भारत माँ है, जिसके लिए मैंने 14 बार हमले सहे, कई सौ बार हमले हुए जो रिकॉर्ड में नहीं है, जो मेरे पता ही नहीं, जिसमें बच गया। मैं मर चुका हूं, मैं बोनस की जिंदगी पे हूं, मैं फालतू की जिंदगी जी रहा हूं। मेरे साथ 70 लोग मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। मुझे कुर्सी सत्ता नहीं चाहिए, मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं बनना, मेरी मौत से ही जारी है। तो जो मेरा इंटरेस्ट ही कुछ नहीं, मेरी मौत से जारी। मैं क्यों किसी के खिलाफ जो हक में बोलूं, जो सही वही बोलूंगा। 500 साल का इतिहास राम जन्मभूमि का यार, ना गोली चली ना बम चला यार, राम जन्मभूमि का निर्माण हो गया। सिख को भी जगह मिली, मुसलमान को भी मिली, ईसाई को भी वहां मिली। 370 धारा, 75 साल 70 साल का इतिहास, वहां 370 धारा हटा रही यार। क्या गलत काम कर दिया। बद्रीनाथ केदारनाथ सड़कों का निर्माण हो गया, वाराणसी के अंदर कॉरिडोर बन गया, और बाहर से लोग आते देख ले यार भारत कैसा बन गया। सड़कों पे जाओ, दिल्ली से गुड़गांव बॉम्बे सड़क में जाओ, आदमी कहता दिल्ली में कहीं जाने की जरूरत नहीं, गाड़ी निकालो और वहां जाके रास्ते में खाना खा के आते हैं, ठंडी हवा, पहाड़, मजा लेते हैं। मैं नहीं सोच सकता था, मैं देखूंगा। हम टूटी हुई सड़कों पे अमृतसर से दिल्ली जाते थे, टूटी सड़कों पे, इतनी सड़क पे जाते थे दिल्ली, और अगले दिन वापस आते थे, कितना वक्त लगता था। आज हमें सब कुछ मिल गया, मुफ्त में मिल गया, सस्ते में मिल गया। तू कौन मैं कौन, इतने एहसान फरामोश हैं अपन, इतने एहसान फरामोश हैं। मैं तो अपनी आंखों से देखा है, आपने कितना देखा मुझे पता नहीं, मैंने तो अपनी जिंदगी का सफर बचपन में देखा है ना। आज पूरे हिंदुस्तान में सड़कों पे गाड़ी निकालोगा, कितना सारा मजा आ गया, नजारा आ गया। सर अभी एक गेस्ट है या अमेरिका है? एक गेस्ट जस्ट अमेरिका से आए थे 7 साल के बाद, 7-8 साल के बाद, अभी जस्ट आए थे इसी पॉडकास्ट के लिए। उन्होंने बोला कि यार इंडिया पूरा चेंज हो चुका है, और वो बहुत सारे ऐसे भी स्टार्टअप फाउंडर्स को जानते हैं जो कि इंडिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो US जाने का सोच भी नहीं रहे। बोल रहे कि बात नहीं समझे जी, फॉरेन से लोग इधर आ रहे हैं। अब आप UK में देख लो, दंगे हो रहे हैं, अमेरिका में दंगे हो रहे हैं, कनाडा में देखो क्या हालत है। हिंदुस्तान तो हमारा सब कुछ है। यहाँ तुलसी की चाय पियो लो, यहाँ बाजरे की रोटी खाओ। हेल्थ की बात अगर करूं, आप मेथी दाने का पानी पियो, आप ग्रीन वेजिटेबल हिंदुस्तान में बढ़िया खाओ। ये तो नहीं फॉरेन के अंदर हमारे बच्चे चले जाते हैं, 4-4 दिन का खाना फ्रिज में रख देते, रात को गर्म खा लेते, तो शरीर क्या बनेगा मुझे बताओ। यहाँ योगा करो, यहाँ कुचीन में चले जाओ, आयुर्वेदिक मसाज कराओ, सिरोदारा कराओ। ये हिंदुस्तान है, वहाँ फॉरेन के लोग भरा पड़ा है कुचीन के अंदर। और गोवा के अंदर नवंबर से इतने फॉरेनर आते हैं, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी से, धूप में लेटे सन बाथ लेते हैं। हमें पता नहीं सन बाथ क्या होती है। ये हिंदुस्तान खजाना है, हमने हिंदुस्तान को लवारस कर दिया। राइट। बाहर जाके गंदी नालियां साफ करनी अपन ने, बाहर जाके हमने ऐसे काम करने जो नहीं, यहां सब कुछ है तो उसको कहना ये बेकार है हिंदुस्तान। इकोनॉमिकली हम कहाँ जा रहे हैं। पर अगर इस तरीके से हालात रहे, हिंदुस्तान को बांग्लादेश बना देंगे, तो इकोनॉमी हमारी कहाँ से कहाँ जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, सवाल पूछना चाहता हूँ। राइट। सो सर आपने जैसे इजराइल का एग्जाम्पल दिया, इजराइल एक विजन कंट्री होनी चाहिए हर इंडियन के लिए, बिकॉज सारे जो ज्यूज है
वो एकजुट होके काम करते, जो ज्यूज इवन अमेरिका में भी काम कर रहे हैं और वो पार्लियामेंट में की पोजीशंस होल्ड करते हैं, वो भी हमेशा इजराइल की सोचते हैं और हर कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी बंदूक उठाने को तैयार हो जाता है वॉर लड़ने के लिए। हाँ? वो मानसिकता अगर भारत में इतने 140 करोड़ लोग जो है उनमें ये मानसिकता अगर आ गई तो इंडिया किस लेवल पे जाएगा? नरेंद्र मोदी जी ने भर दी ना। बट सर एक प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम यह है कि जैसे अभी इंडिया में ना लोग अपने आप को इस तरीके से देखते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राइट विंग, लेफ्ट विंग, तो ये मतलब देखो मैं एक चीज आपको स्पष्ट कह दूं, मैं जहां भी जाता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस या कहीं लोगों को मिलता हूं, मैं एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे पहले भारतीय समझें या सरदार? मुझे फख्र है, मैंने अपनी पहचान नहीं बनाई, मुझे देश के लोगों ने, दुनिया में बैठे सच्चे भारतीय ने, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, ईसाई है, मेरी पहचान उन्होंने भारतीय दी है। उनको मेरा मजहब, मेरा धर्म, मेरी कास्ट नहीं पता है। अगर बिट्टा की पहचान एक भारतीय है, मैंने नहीं बनाई, मुझे देश की जनता ने दी। जो चंद खालिस्तानी गाली देने वाले दें, देशद्रोही दें, और ज्यादा जनता तो मुझे भारतीय कहती है ना। अगर बिट्टा की पहचान भारतीय तो दूसरा क्यों ना बनाए? मैं उदाहरण हूं आपके सामने, बम्बों से बचा हुआ। बात सही है। आप नीचे चले जाइए अपने लोगों से, ये कौन आदमी है? कहते ये तो भारतीय है। राइट। तो मैंने कहा यार तू मुझे भारतीय कह के बोला। मैं नहीं बनना चाहता देशभक्त। देशभक्त बनने के लिए हजारों बार मर के जन्म लेना पड़ेगा, मुझे को भारतीय कह दे, यही मेरा फख्र है, यही मेरा अवार्ड है, यही मेरा राष्ट्रपति अवार्ड है। अगर बिट्टा की पहचान भारतीय है, सरदार बाद में है, तो दूसरा क्यों ना बनाए? मेरा सवाल है, जवाब दीजिए को, मेरा सवाल है। बात बिल्कुल सही है सर। जैसे दूसरे रिलीजियंस के जो लीडर्स हैं वो अक्सर एक बहुत ही विजन दिखाते हैं, ऐसा विजन दिखाते हैं कि अगर आप अलग हो जाओगे तो बेहतर रहोगे। एक मेरा तो सारी बातों का एक सवाल का जवाब, मैं तो बोनस की जिंदगी में मौत से जारी है ना, आज नहीं तो कल जाना है। आपको, मुझको, किसी को, दुनिया में किसी व्यक्ति को पता है कि मैंने कब जाना है? हमने को भगवान से वसीयत तो लिखाई नहीं, पता तो लिखाया नहीं कि हम 200 साल जिएंगे। भगवान जो तू कर्म करने कर, बुरे अच्छे कर। हम कल को जाते हैं दुनिया से। क्या मुझे भगवान ने बताया कि तू सिख धर्म में जन्म लेगा? क्या किसी को बताया तू हिंदू है तो हिंदू में, मुसलमान तो मुसलमान, ईसाई में लेगा? जब जिंदगी का पता ही नहीं, जाने के बाद बुरे कर्म किए हैं तो कीड़े मकोड़े बन के पैरों के नीचे रुलना है, अच्छे कर्म कर किए तो तुम्हें को अच्छा जन्म मिल जाएगा। जब पता ही नहीं तू मुसलमान बनेगा, हिंदू बनेगा, सिख बनेगा, ईसाई बनेगा, तेरा जन्म होगा या नहीं होगा, तू कीड़ा मकोड़ा बनेगा, जो भी होगा तू बनेगा या नहीं बनेगा, जब तुम्हें पता ही नहीं, फिर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई क्यों? अपने अपने धर्म की रक्षा करना, उसकी इज्जत करना हमारा कर्तव्य है। अगर राम जन्मभूमि को तोड़ा गया, राम जन्मभूमि बनाना यह हिंदू धर्म का हक है। अगर अजमेर शरीफ को तोड़ा जाता, सबसे पहले मैं खिलाफ बोलता। बाबर काफिर था, औरंगजेब काफिर था, उन्होंने जुल्म किए। हम ये तो नहीं कहते किसी की मस्जिद को तोड़ दो। हरमंदिर साहब में ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि भारत कमजोर था। जो आपने कहा कुर्सी, सत्ता और मजहब की राजनीति थी, कुर्सी सत्ता की भूख थी। पहले भिंडरावाला तैयार किया, फिर हथियार अंदर गए, फिर मजबूर किया, उसने 36,000 लोगों का कत्लेआम किया, फिर मजबूरी बनाई भारत सरकार की। भारत सरकार भी चाहती थी अब हमला हो, पूरे देश से वोट बैंक मिलेगा सब हिंदू समाज या सब लोगों का, कि देखो जी आतंकवादी थे उनके ऊपर। पहले आप ही भिंडरावाले को अंदर घुसेड़ा, फिर खुद ही हमला किया, फिर 400 सीटों से कांग्रेस जीत गई। क्या कमाल है, क्या पॉलिटिक्स। किताब की जरूरत नहीं, खुली किताबों में खुद ही भेजा, हथियार अंदर जाते रहे, पुलिस बाहर थी, वो गोलियां चलाते रहे, और आखिर में इतना कौम को बदनाम कर दिया पूरी दुनिया के अंदर। अब इन पे हमला कर दो, हमला हो गया, 400 सीटें कांग्रेस को आ गई, सरकार बन गई। सामने है, को किताब नहीं पढ़नी। मैं कितने सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई। जिन्होंने बंदूक पकड़ी वो भी मां के बच्चे थे, छोटे थे, बाबों को के पकड़ ली। जिनको मारा गया वो भी इनोसेंट थे। पर पीछे था क्या? पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स, वोट और सदा राज करेंगे। सदा राज करते करते जिन्होंने किया वो भी दुनिया से नहीं रहे।
और जिन्होंने मारा वो भी चले गए और कुछ भागे विदेशों में चले गए। अभी तक भुगते का कौन? नई जनरेशन भुगत रही है। वो भी उस रास्ते पे चलने की कोशिश करती है। तो जब हमें पता ही नहीं हमारी मौत कब आएगी, ऐसे आंख बांधो खुली हो, है ही नहीं, तो कहाँ गए अपन? मैं हिंदू, तो मुसलमान, सिख, ईसाई, वाई। हर धर्म की इज्जत, संस्कार, एक दूसरे की इज्जत करो, नफरत नहीं। अच्छा, ये सर एक लास्ट क्वेश्चन, जो अभी पंजाब में ये जो ड्रग कल्चर चल रहा है कि जो जवान पीढ़ी है वो बेसिकली ड्रग्स के नशे में जा रहे हैं और उससे उनकी प्रोडक्टिविटी एकदम वीक हो रही है और एक कमजोर, ओवरऑल पंजाब कमजोर होता जा रहा है, तो इसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है? कैसे इसको जड़ से खत्म किया जा सकता है? एक चीज है, हमने टेररिज्म खत्म किया पंजाब के अंदर ना, पॉलिटिशियन ही लाया और पॉलिटिशियन ने ठीक किया। पुलिस का अपना रोल होता है, ठीक। पॉलिटिशियन जो होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी का, कोई एमएलए, कोई एक्स एमएलए, कोई मिनिस्टर, कोई एमपी, कोई सरपंच, को मेंबर पंचायत, को मेयर, को काउंसलर होता है, उनके पीछे पब्लिक होती है। सारी जिम्मेदारी पुलिस की है। हम क्या करने आए हैं? हमारी जिम्मेदारी क्या है? अपने कार्यकर्ता को कहें, अवेयरनेस पैदा करें, जिम्मेदारी कोई उठाए ना और हर काम पुलिस पे छोड़ दो, नहीं। इसलिए पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी बहुत बड़ी बनती है। उसके पास लाखों कार्यकर्ता हैं, हजारों कार्यकर्ता हैं, उनकी जिम्मेदारी लगाए कि वो अपने कार्यकर्ता को लोगों में अवेयरनेस के भी इस काम में नहीं जाना। ये अकेला पंजाब नहीं, ये नार्को टेररिज्म पंजाब से आगे बढ़ता जा रहा है, पूरे देश के कोने कोने में फैलता जा रहा है। पंजाब तो एक बेस बनाया इन्होंने, पूरे देश को कमजोर करने की। एक पाकिस्तान आईएसआई की नार्को टेररिज्म फैलाने की चाइना की बहुत बड़ी साजिश है। इसके ऊपर बड़ी सीरियस, पुलिस नहीं, सरकार नहीं, हमें हर चीज सरकार पे छोड़ दो, नहीं, पुलिस पे छोड़ दो, नहीं, हमें टेररिज्म ठीक नहीं किया। हमने मौत का कफन नहीं बांधा, हमको पुलिस में थे, हम बगैर वर्दी पे फौजी हैं। हमने आज भी काम करते हैं, बगैर वर्दी से करते हैं। हम अपने कर्म को, अपने जो असूल है उस पर चलते हुए काम करें, ये हमारा फर्ज बनता है। सो सर, इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, जैसे मैं एक क्रिएटर हूं और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे युवा हैं, वो अगर आवाज उठाएंगे और सरकार पे दबाव बनाएंगे, सरकार में कौन है कुर्सी पे, उनको बहुत ही तहकीकात से वोट करेंगे और उनसे राइट एक्सपेक्टेशन सेट करेंगे और उस पर दबाव डालेंगे, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस भी मजबूर हो जाएंगे सही स्टेप्स लेने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि उनको तो कुर्सी चाहिए और कुर्सी आपने सही कहा। जो नया यूथ है उसके पास पावर है, वो समझे, सोचे, अपने कमेंट्स करे और अपने विचार बताए और सरकारों के ऊपर प्रेशर डाले, पॉलिटिशियन के ऊपर प्रेशर डाले। आपको गलत रास्ता अख्तियार नहीं करना, आपका एक मकसद होना चाहिए, सबसे पहले भारत माँ, उसको कोई आँच ना आए। जिस दिन हर पॉलिटिशियन के अंदर, दिमाग में, हृदय कण कण में तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, ये कण कण में आ जाएगा, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, सब समस्या हल हो जाएगी। सारे बंटवारे सब खत्म हो जाएंगे, मेरा धर्म भारत एक हो जाएगा, मेरी जात वंदे मातरम। अब जो कहेगा मैं वंदे मातरम मैं नहीं बोलूंगा, भारत माँ की जय नहीं बोलूंगा, उसके बारे में फिर क्या कहें? क्या कहें? मैं कहता हूं जब मेरा जीवन जाए बम्बो गोलियों से, कभी भी आखिरी समय में यही निकले, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, अपने चरणों में संभाले ना, सीधी सी बात है। बिल्कुल सर, और वो दिन आएगा, बेशक आएगा, बिकॉज जो यूथ है अभी वो जाग रहा है और पूरी कोशिश रहेगी कि इसी डायरेक्शन में भारत निकले। वंदे मातरम। थैंक यू। वंदे मातरम। शुक्रिया।